हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जीके जीएस की। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आप लोग जानते हैं कि डेली 7 PM है ना, डेली 7 PM पर ये क्लास चलती है, तो आप लोग प्लीज़ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और एनीवन आप किसी भी एग्जाम की बिहार है या जीके जीएस तो हर जगह पूछा जाता है, तो सबके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अवॉइड मत कीजिएगा, ठीक है। हम बार बार आपसे यही बोलते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को अवॉइड मत करिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहीं पर पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कॉल मत करना, वनली मैसेज करना और हम आपको पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड कर देंगे। लास्ट में अपना नंबर वहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर ऑलरेडी दिया गया है, तो वहीं पर आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नल कर्नल स्लीमैन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। चलिए बताइए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। चलिए फटाफट बताइए दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपिन है, बेंटिक है, कर्जन है या फिर मेयो है? आपको बताना है, बताइए। रिपन है, बेंटिक है, कर्जन है, मेयो है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपन को। वेरी इंपॉर्टेंट है। एनीवन, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? रिपन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया? निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय, MG रनाडे या फिर CR दास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय किसने बताया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया है। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इरविन है, लॉर्ड लिनलिथगो है, रीडिंग है या विलिंगटन है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। ये कथन किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कथन किसने कहा है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं? बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर गोखले ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? दोस्तों, तो हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, इसको किसने कहा था? तो इसको कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था? दिगंबर बिष्णु पलुष्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, मल्लिकार्जुन मंसूर या फिर कृष्णराव शंकर पंडित? चलिए बताइए दोस्तों, दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिगंबर बिष्णु पलुष्कर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ठीक है। जितने लोगों को जो भी आपके भाई बहन हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक की वीडियो को आप लोग जरूर पहुँचाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली या फिर दादा भाई नौरोजी? तो गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या फिर सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा टीपू सुल्तान, मुर्शीद कुली खान, रघुनाथ राव या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस?
किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का अपने और नए पैमाने या वजन और माप की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? बताइए। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन के दौरान, गोलमेज सम्मेलन के दौरान, दांडी मार्च के दौरान या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीमेट इटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? क्लीमेट इटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? ऑप्शन ए है 20 जून 1948, 30 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947 या फिर 30 जून 1948। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 30 अगस्त 1948। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत का आया था? बताइए, आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था? मार्च 1946, अप्रैल 1946, मार्च 1942 या फिर अप्रैल 1942। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। कब? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सच है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, या फिर नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, वे बेस्ट्रो फेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? ऑप्शन ए है गुप्त काल, वैदिक काल या फिर शुंग काल या फिर है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुंग काल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। नीलागिरी बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, या फिर गांधार कला में एक बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का क्या हुआ? विकास हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है ये किस शासक से है? ऑप्शन ए है कीर्तिवर्मन, राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन या फिर पुलकेशिन द्वितीय। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन या जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है वैशेषिक, बी है न्याय, सी है चारवाक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चारवाक। ठीक है, किस विचारधारा को लोकायत दर्शन या जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो हो जाएगा चारवाक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, सॉरी ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी। आपको बताना है कौन सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, या फिर अलाउद्दीन खिलजी थे, या फिर बलबन थे। तो किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाघभट्ट के द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। अष्टांग संग्रह का संबंध बताइए किसे है? ज्योतिष से है, चिकित्सा से है, कानून से है, या फिर अर्थशास्त्र से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकित्सा से है। किससे है?
बाघभट्ट के द्वारा जो लिखित है अष्टांग संग्रह, इसका जो संबंध है वो है चिकित्सा से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली, मतलब दिल्ली का चिराग के नाम से जानते हैं? बताइए किसको दिल्ली के चिराग के नाम से जानते हैं? दिल्ली के चिराग के नाम से किसको जानते हैं? ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली या फिर दिल्ली का चिराग किस नाम से जानते हैं? तो बेसिकली हम किसको जानेंगे हम शेख नसरुद्दीन महमूद को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछने की बहुत ही संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? बताइए किसने किया था? अकबर ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, जहांगीर ने किया था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था? देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? आपको बताना है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। किसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है कोशिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? बताइए सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेल, ठीक है, कोशिका। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और सारे इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस क्लास में डेली 7 PM पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जैसे बने रहने के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना होगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन जिससे हमें भी एनर्जी मिल सके। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके जो भी रिलेशन में या फिर छोटे भाई बहन जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक तो ये वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए, उन्हें बहुत ही लाभ होने वाला है। सो प्लीज़ आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, ये भी नहीं कर सकते तो डेली 5 लोगों को तो शेयर कर सकते हैं ना आप लोग। 5 लोगों को अगर आपने शेयर कर दिया तो आप सोचिए कि आप ना बहुत अच्छा काम करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।